साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका खास प्रोग्राम वकील आपका। और हमेशा की तरह हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं धर्मेंद्र सिंह जी। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। और आज हम बात करेंगे चेक अगर बाउंस होती है तो उसको लेकर क्या कुछ कानून है, ये कानून कब बनाए गए हैं, तमाम चेक को लेकर हम जानकारी जानेंगे धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी, पहला सवाल कि चेक अगर डिसऑनर होने पर क्या कानून है? देखिए, चेक क्या है? चेक एक प्रोमिसरी नोट है, एक वादा है जो देने वाले के द्वारा प्राप्त करने वाले से किया जाता है। चेक में वर्णित जो भी राशि है, यानी जो डिस्क्राइब्ड अमाउंट है, उसके पे करने का जो इंग्लिश कॉमन लॉ है, उस इंग्लिश कॉमन लॉ से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को बनाया गया। 1881 में इस अधिनियम के आने के बाद से वास्तविकता में इस अधिनियम का जो मूल उद्देश्य था वो था ट्रेड एंड कॉमर्स में जो प्रॉमिस होते हैं अमाउंट के आदान प्रदान के, उन प्रॉमिसेस को कंप्लीट कराया जाए, फुलफिल कराया जाए। इस एक्ट में जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस में सेक्शन 4, 5, 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 13 में डिफिनेशन दी गई है, परिभाषा दी गई है एक्ट में, जिसमें यह वर्णित किया गया है कि चेक डिसऑनर होने के मामले में किस तरीके से कानूनी प्रक्रिया को स्वीकार किया जाता है और उस कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। चेक डिसऑनर होने के लिए सेक्शन 4, 5, 6 जो एक्ट में प्रोविजंस हैं, उसके अकॉर्डिंग विल्स ऑफ एक्सचेंज एक क्लॉज हो गया, सेक्शन 5 में जो डिफिनेशंस और 4 में दी गई हैं, उसके साथ चेक एक अपने आप में इंस्ट्रूमेंट हो गया। थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोई प्रॉमिस किसी तीसरे के साथ यदि किया गया है तो उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए एक डॉक्यूमेंट जो एक्सचेंज डीड के रूप में होता है, उसके माध्यम से, अगर हम सामान्य चलन की भाषा में कहें तो लोग उसको हुंडी भी कहते हैं। तो पूर्व के समय से अब तक हुंडी का जो प्रचलन है वो भी एक प्रोमिसरी नोट के रूप में है, जिसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की परिधि में रखा गया है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी चेक यदि किसी को दी गई है और वो चेक अनादरित हो गई है, अर्थात डिसऑनर हो गई है, तो जो वर्तमान में कानून है उसके अनुसार जो चेक देने वाला व्यक्ति है, यदि वो अपने डिफेंस को ऑनरेबल कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाता है तो उसको जो चेक में अमाउंट वर्णित है वो, उसके साथ में इंटरेस्ट और अदर बेनिफिट्स जो कोर्ट के लिए स्वाभाविकानुसार उचित लगते हैं, वो देने के दायित्व निर्धारित होते हैं। वकील साहब जी, आपसे अगला सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को जानकारी दे दें। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर कोर्ट कचहरी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो, आप पूछ सकते हैं, वकील साहब आपको जवाब देंगे। धर्मेंद्र जी, वसूली का क्या नियम है और जब कोर्ट से आदेश हो जाता है? देखिए, जो चेक डिसऑनर होती है, उस चेक के डिसऑनर होने के बाद जो लीगल प्रोसेस है उसको चेक प्राप्त करता पूर्ण करता है। अर्थात बैंक में पहला स्तर है बैंक में चेक को लगाना, चेक को अनादरित होकर उसको प्राप्त होना, चेक के साथ में बैंक से एक मेमो मिलना, उस मेमो में जो कारण दिया होगा चेक के अनादरण का, यानी रीज़न ऑफ द डिसऑनर, वो रीज़न का बहुत महत्व है। इनसफिशिएंट अमाउंट है, या स्टॉप पेमेंट कर दिया गया है, या कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से चेक का आदर नहीं हो पाया, यानी अनादरित हो गई वो इंस्ट्रूमेंट जो प्रदान किया गया है प्रॉमिसरी नोट के रूप में, जिसमें अमाउंट के आदान प्रदान का एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो जो मेमो है उस मेमो के कारण के आधार पे न्यायालय के समक्ष परिवाद की प्रक्रिया को प्रेषित किया जाता है और परिवाद की प्रक्रिया पूर्ण होती है। परिवाद की जो कार्रवाई है उसके पूर्ण होने के बाद जो लोअर कोर्ट का डिसीजन होता है, यानी निर्णय होता है, उस निर्णय का एग्जीक्यूशन कराया जाता है न्यायालय के द्वारा। सीआरपीसी में जो प्रोविजंस हैं 421 में, उसके अकॉर्डिंग कोई भी क्रिमिनल प्रोसीड हुई और उस प्रोसीडिंग में अगर कोई रिकवरी की जानी है तो सीआरपीसी के प्रोविजन, मैंने जैसा कि अभी दर्शकों को बताया, सेक्शन 421 के अंतर्गत वो प्रोसीडिंग्स न्यायालय के द्वारा कर सकते हैं और उस रिकवरी को भी राजस्व वसूली के रूप में किया जा सकता है। तो बहुत ही
अहम बात ये दर्शकों के लिए आवश्यक है कि जो चेक डिसऑनर के केस होते हैं, यानी कंप्लेंट केस जो न्यायालय के समक्ष चलते हैं, उन केसेस के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर से 2018 के बाद से जो प्रतिपादित सिद्धांत 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, उन प्रतिपादित सिद्धांतों के लाइट में चेक देना और उस चेक को देने के बाद जो उसमें वर्णित रकम है उसको प्रदान करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक प्रदाता की होती है और प्राप्त करने का अधिकार चेक ग्रहीता का होता है। और इसी बीच हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, अनुपम हैं झारखंड से। अनुपम, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। अनुपम, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। अनुपम, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है संपर्क टूट गया। हमारे साथ अनुराग जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। अनुराग, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। अनुराग, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। लगता है संपर्क टूट गया है। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े आपके जो भी सवाल हों आप फोन करके पूछ सकते हैं। धर्मेंद्र जी आपको जवाब देंगे। धर्मेंद्र जी, चेक को बैंक में कितनी बार लगा सकते हैं? देखिए, जो संशोधन हुआ उस संशोधन के अनुसार जी, पूर्व में चेक के अनादरित या आदरित होने का जो मियाद थी वो मियाद थी 6 मंथ। फिर उसके बाद जब संशोधन हुआ तो 3 माह का समय नियत किया गया कि चेक का जो आदरण होना है, चेक से जो अमाउंट प्राप्त होना है, उसके लिए 3 माह के अंदर चेक को बैंक में प्रेजेंट करके उसका ऑनर कराना है। ऑनर नहीं होना है तो डिसऑनर हो गई तो उसकी लीगल प्रोसेस करनी है। 3 मंथ्स के अंदर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि कोई भी व्यक्ति चेक को कितनी भी बार लगा सकता है। यदि उसको ऐसा महसूस होता है कि चेक को बैंक में प्रेजेंट करने के बाद उसको जो रकम प्राप्त होनी है वो चेक के ऑनर होने के साथ उसको प्राप्त हो जाएगी, तो वो निश्चित मियाद के अंदर, अर्थात चेक का अगर 3 माह का उसकी वैलिडिटी है तो 3 माह के अंदर वो कितनी भी बार प्रेजेंट कर सकता है और उसको प्रेजेंट करने के साथ अपने जो भी उसके बेनिफिट्स हैं, चेक में वर्णित उसकी राशि है, उसको प्राप्त करने का हकदार है। जी वकील साहब, और चेक डिसऑनर होने पर मुकदमा दर्ज करने का क्या तरीका है? देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रोमिसरी नोट या चेक किसी को दी गई है जी, तो उस चेक को ऑनर कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले व्यक्ति की होती है और जिसको वो प्राप्त हुआ है उसमें अधिकार उसका निहित होता है कि उसको वो अमाउंट प्राप्त हो। चेक 2 तरीके की होती है, बेयरर चेक होती है, ऑर्डर्ड चेक होती है। अब दर्शकों को ये भी समझना जरूरी है कि बेयरर चेक और ऑर्डर्ड चेक दोनों में डिफरेंस क्या है। बेयरर चेक जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, जिसके पोजेशन में वो चेक है, उस चेक का स्वामित्व उसके पास है, चेक देने वाले ने साइन करके उसको चेक दे दिया और उस चेक को वो बैंक में जाके प्रेजेंट करते हुए जो भी उसमें राशि वर्णित है उसका आहरण कर सकता है। ऑर्डर्ड चेक में एक स्पेसिफिक नेम, फर्म नेम या जो भी जिसको देना है उसके नाम को वर्णित किया जाता है और वो जो अमाउंट चेक का है उसी पर्टिकुलर पर्सन को ट्रांसफ़र होता है जिसको वो अमाउंट प्राप्त करना है। तो ऐसी स्थिति में ऑर्डर्ड या बेयरर चेक दोनों का डिफरेंस मैंने दर्शकों को बताया। अब प्रोसेस जो है उस प्रोसेस को बहुत ही आसान तरीके से सरल भाषा में बताना हम चाहेंगे। जैसे ही बैंक में चेक प्रदाता द्वारा चेक लगाई गई जी, और वो चेक डिसऑनर हो गई, डिसऑनर होने के बाद जो उसके साथ संलग्नक मेमो होता है उसमें रीज़न दिया होता है कि किस वजह से चेक अनादरित हुई। उस रीज़न का बहुत महत्व है ट्रायल के समय, यानी जब परिवाद ऑनरेबल कोर्ट में ट्रायल होगा तो उस समय उस रीज़न का बहुत महत्व है और उस रीज़न पर ही बहुत सारे साइटेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बेस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब चेक डिसऑनर होकर प्राप्त हुई तो जो चेक प्राप्त करता है उसको थ्रू काउंसिल या स्वयं जिस व्यक्ति ने चेक दी थी उसको एक नोटिस देने का प्रोविज़न है। नोटिस में सारे कंटेंट्स को स्पेसिफाई करते हुए चेक के डिसऑनर होने की डेट, चेक का डिटेल, चेक कब वापस प्राप्त हुई उसका विवरण,
देना आवश्यक होता है। और उसके बाद नीचे जब सजेशन या प्रेयर लिखी जाती है नोटिस में, तो उसमें कहा जाता है कि आपने ये चेक मुझे दी और ये चेक का जो प्रॉमिस आपने मुझे किया था अमाउंट देने का, वो पूरा नहीं हुआ। वो प्रॉमिस पूरा ना होने की वजह से मैं आपको ये लीगल नोटिस दे रहा हूँ कि इसके प्राप्ति के बाद आप मेरे अमाउंट को मुझे प्रदान कर दें। अब यहाँ पर एक लीगल क्वेश्चन और भी दर्शकों को बताना चाहूँगा। चेक डिसऑनर होने के बाद, चेक मिलने जिस दिन चेक बैंक से प्राप्त हुई उस दिन से 30 डेज यानी 30 दिन के अंदर जो चेक प्राप्त करता है उसको चेक प्रदाता को, चेक देने वाले को नोटिस देना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसके अनुसार 30 डेज में नोटिस देना कंपलसरी है। अगर 30 डेज बाद नोटिस दी जाती है तो उसका विधिक प्रभाव नहीं रहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि चेक की जो मियाद है 3 माह की, वो बीत गई और उसके अंदर आपने डिसऑनर करा के नोटिस नहीं दिया, तब भी चेक का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यानी आपको जो प्रोमिसरी नोट चेक के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिससे आपको रकम प्राप्त होनी है, तब भी उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस चेक, उस डॉक्यूमेंट का आगे लीगल यूज़ करते हुए आपने रिकवरी नहीं करा सकते हैं, लेकिन आपको उस रिकवरी के प्रोविजंस में स्पेसिफिक जाना होगा, यानी सिविल प्रोसेस में जाना होगा या क्रिमिनल प्रोसेस में जाना होगा। रिकवरी का प्रोसेस तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में है या फिर सिविल प्रोसेस में है। तो मैं प्रोसेस दर्शकों को बता रहा था, 30 डेज के अंदर जो नोटिस दी जाएगी, उस नोटिस के देने के बाद अगले 15 दिनों के अंदर चेक प्राप्तकर्ता को न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करना होगा। ये मैंडेटरी है, आवश्यक है, क्योंकि 45 दिन का जो ड्यूरेशन है, 45 डेज का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में नोटिस कंपलसरी है सेंड करना, कंप्लेंट केस फाइल करना कंपलसरी है। इसके बाद स्टेज जो आती है कंप्लेंट केस की, सेक्शन 200 के स्टेटमेंट, 200 सीआरपीसी के स्टेटमेंट, 202 सीआरपीसी के स्टेटमेंट्स की स्टेज आती है। तो 45 दिन के अंदर चेक डिसऑनर होने के बाद जो भी चेक प्राप्त करता है उनको न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर देना चाहिए। अन्यथा मियाद निकलने के बाद, चेक की मियाद निकलने के बाद वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। जी धर्मेंद्र जी, बिल्कुल। और हमारे साथ इसी बीच संजय लखनऊ से जुड़ चुके हैं। संजय, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। संजय, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो मैम। जी संजय, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मैम मुझे पूछना था वकील साहब से कि मैम जो लीगल नोटिस आता है उसका जवाब कैसे दे सकते, कितने दिनों में दे सकते हैं उनको आप? आपसे अनुरोध है, आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ है, कृपया आप फिर से पूछें, आप क्या चाहते हैं। सर जैसे कोई लीगल नोटिस आता है तो उसके अगेंस्ट हमें जवाब कितने दिनों के अंदर देना होता है? देखिए, लीगल नोटिस यदि कोई आपको प्राप्त हुआ है तो उसका रिप्लाई सीपीसी के प्रोविजंस यानी जनरल रूल सिविल के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपको 30 डेज के अंदर देना चाहिए। लीगल नोटिस कोई आपको मिला है तो वो थ्रू काउंसिल होगा, किसी एडवोकेट के द्वारा आपको नोटिस दिया गया होगा। आप उसका रिप्लाई 30 डेज के अंदर अपने एडवोकेट के माध्यम से दिला सकते हैं, या स्वयं भी आप अपना रिप्लाई प्रिपेयर करके एडवोकेट को, और जिसके बिहाफ पर एडवोकेट ने आपको नोटिस भेजा है उनको आप सेंड कर सकते हैं। जी संजय जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं कोर्ट कचहरी से जुड़े। यदि आपके कोई भी सवाल हो तो फ़ोन कॉल करके पूछ सकते हैं। धर्मेंद्र जी, केस जो चेक के संबंध में होते हैं उसमें देर लगती है ज़्यादा या फिर कोई सरल तरीका भी है? देखिए, दर्शकों को ये जानना बहुत आवश्यक है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत जब केस कोर्ट में सेक्शन 138 के अंतर्गत फाइल किया जाता है तो केस फाइल करने के साथ ही जो विधिक प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने के लिए केस फाइल करने वाले व्यक्ति को सजग रहना पड़ता है। 30 डेज के अंतर्गत नोटिस देना चेक डिसऑनर होने के बाद, अगले 15 डेज के अंतर्गत कंप्लेंट केस फाइल करना, और फाइल करने के साथ ही कोर्ट में रिक्वेस्ट करते हुए इस बात के लिए प्रेयर करना कि जो सेक्शन 200 सीआरपीसी के स्टेटमेंट हैं वो परिवाद प्रस्तुत करने के साथ ही न्यायालय द्वारा दर्ज कर लिए जाएं। तो जो
सेक्शन 200 के स्टेटमेंट में टाइम लगता है, वो टाइम नहीं लगेगा। जो परिवाद प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति हैं उनको तुरंत बयान के बाद दूसरी जो डेट होगी उसमें सेक्शन 202 के स्टेटमेंट्स दर्ज कराने, यानी विटनेस गवाह जो भी उन्हें प्रस्तुत करना है, जो भी साक्ष्य प्रस्तुत करना है, उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो केस फाइल होता है उस केस में सामान्य तौर पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही प्रूफ होती है, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए जो चेक डिसऑनर हुई है वो एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स है। देन उसके साथ में डिसऑनर होने पर बैंक से जो मेमो मिला है वो भी एक साक्ष्य है। इसके बाद तीसरी जो स्टेज है, थर्ड स्टेज, उस स्टेज में जो नोटिस भेजा गया है थ्रू काउंसिल या पर्सनल, उस नोटिस की कॉपी और उसके साथ में जो एविडेंस, जो रसीद, जो रजिस्टर्ड डाक के द्वारा यानी रजिस्टर्ड पोस्ट से आप जो सेंड करते हैं नोटिस, उसकी रिसिप्ट होगी, वो साथ में लगती है। और इसके साथ और कोई अगर आपका ऐसा डॉक्यूमेंट जो उस प्रोमिसरी नोट की पुष्टि करता हो तो उस डॉक्यूमेंट को भी आप सेक्शन 202 की स्टेज पर दे सकते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में कोर्ट सेक्शन 203 के जो प्रोविजंस हैं उसको फॉलो करती है। जो एक्यूज संभावित अभियुक्त हैं उनको न्यायालय समन करती है। समन करने में कोर्ट को जितना परिवाद प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति सपोर्ट करेगा, कोर्ट उतनी जल्दी ही परिवाद को निस्तारित करेंगे। अभी 2018 के बाद से जो अमेंडमेंट हुआ लॉ में, वो अमेंडमेंट के बाद केस को और सरलता से कम समय के अंदर निस्तारित कराने के प्रोविजंस आ गए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि 2019 के बाद के केसेस में क्या लीगल रेमेडी मिलेगी और क्या रूल्स फॉलो करने होंगे, और 2019 के पहले के केसेस में क्या लीगल रेमेडी मिलेगी, क्या रूल्स फॉलो करने होंगे। और इसी के साथ जो अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट में जो अपील है, यानी लोअर कोर्ट के आदेश के बाद जो उसकी अपील है, उसमें भी संशोधन करते हुए एंट्रीम रिलीफ देने के प्रोविजंस को ऐड किया गया। यानी एंट्रीम कंपनसेशन न्यायालय के आदेश से मिल सकता है परिवाद प्रस्तुत करने वाले को। तो लीगल प्रोसेस बहुत इजी हो गया है। लीगल प्रोसेस के लिए जो ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, और चेक देने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है चेक देने के साथ ही, और चेक प्राप्त करने वाले को चेक में वर्णित रकम को प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्राप्त हो जाता है। जी बिल्कुल वकील साहब, और हमारे साथ आरफा जुड़ चुके हैं दिल्ली से। आरफा, अपना प्रश्न कर सकती हैं आप। हेलो जी आरफा, अपना प्रश्न कर सकती हैं आप। जी मैडम, मैं आसमा बोल रही हूँ चेक के बारे में। चेक जिसने दिया था वो खत्म हो गया हमारे ऊपर, तो जी। उसके बारे में सोच रही हूँ, मालूमात कर रही हूँ आपसे। देखिए, चेक जिसने आपको दिया था वो चेक देने वाले व्यक्ति का इंतकाल हो गया है, निधन हो गया है, तो निश्चित रूप से वो चेक देने वाला व्यक्ति और आपके बीच में एक प्रॉमिसरी नोट था, चेक आपके उनके बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट था कि चेक देने वाला व्यक्ति आपको जो अमाउंट वर्णित है वो अमाउंट आपको प्रदान करे। और चेक देने वाले व्यक्ति का यदि निधन हो गया है तो फिर जो चेक के अमाउंट की रिकवरी है वो रिकवरी आसान नहीं होती है। आपको चेक किस आधार पे दिया गया था, यदि उस चेक देने का कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने पहले उनको आर्थिक मदद की थी या कोई आपने उनके साथ बिजनेस किया था, उस अमाउंट को आपको उन्होंने पे किया है, तो ऐसी स्थिति में उस प्रूफ को आपको प्रेजेंट करना चाहिए। फिर आप उसी कॉन्ट्रैक्ट, उसी एग्रीमेंट के आधार पे उनके लीगल हेयर्स, उनके सक्सेसर से भी उस अमाउंट के रिकवरी के प्रोसेस को कर सकती हैं। लेकिन आपके और मृतक के बीच में चेक का आदान प्रदान हुआ था, वैधानिक रूप से मृतक हो जाने के बाद उस चेक की वैलिडिटी पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अभी आपको अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग रिकवरी के जो दूसरे प्रोसेस हैं उसके अकॉर्डिंग रिकवरी करने का पूर्ण अधिकार है। आसमा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हर्ष जुड़ चुके हैं अमरोहा से। हर्ष, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप।
हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। सर ऐसे था 120 का केस लगा, तो उन्होंने दिखाया दुकान पे, चाय की दुकान पे कॉन्फ्रेंस की गई, जबकि सुरेश नाम के व्यक्ति की वहाँ पर कोई चाय की दुकान है नहीं। वो अपने सूचना के अधिकार में दे दिया और 302, 120 की सारी धाराएं लगा दी हैं। जी, आप क्या चाहते हैं हर्ष जी? हम उसमें ये चाहते हैं कि हमें बेवजह में फंसाया गया, जबकि वहाँ तो उस नाम के व्यक्ति की दुकान ही नहीं है, कुछ नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है जो जहाँ पर कॉन्फ्रेंस की दिखाई। देखिए, आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो प्रश्न बहुत उचित है। यदि इस तरह का कोई एविडेंस नहीं है, उसके बावजूद आपके खिलाफ फॉल्स केस रजिस्टर्ड करके फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, तो ये एक गलत परंपरा है। आपको ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष आप एक्यूज्ड हैं, आपने बेल यदि ले ली है, तो ट्रायल जब स्टार्ट होगा क्रिमिनल केस का, उस ट्रायल में एक्यूज के लिए अपना डिफेंस प्रेजेंट करने का एक फोरम आता है। 313 की स्टेज, 313 सीआरपीसी की स्टेज आती है। उस स्टेज में आप अपने जो भी साक्ष्य हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो भी आपने आरटीआई के अंतर्गत रिकॉर्ड प्राप्त किए हैं, उनको आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और उस स्टेज पे आप ओरल एविडेंस भी करा सकते हैं। ओरल एविडेंस आप करा सकते हैं, उसकी पुष्टि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से हो जाती है। तो निश्चित रूप से अगर कहीं भी कानूनी तरीके से आपको गलत फंसाया गया है, तो जो न्यायिक परिकल्पनाएं हैं, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस और प्रतिपादित सिद्धांत हैं, उसके अनुसार आप अपने केस से बाइज्जत बरी हो जाएंगे। जब आप अपने कथन में यह स्वयं कह रहे हैं कि जिस जगह पर 120B यानी कॉन्स्पिरेसी, घटना की कॉन्स्पिरेसी करने के फैक्ट वर्णित किए गए हैं और उस जगह पर वो घटना स्थल है ही नहीं, उस नाम का व्यक्ति नहीं है, या वहाँ पर कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो निश्चित रूप से यह आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, जिसे आप 313 सीआरपीसी की स्टेज में ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट करिएगा और आपको इसका बेनिफिट मिलते हुए आप बाइज्जत बरी हो सकते हैं। हर्ष जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे और भी जानकारी लेंगे वकील साहब से, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सतत पहल द्वारा आज जो कचरा और कृषि अपशिष्ट है, वो कल गाड़ियों में फ्यूल बनकर दौड़ेगा। किसानों के लिए अतिरिक्त आय के साधन बनेंगे, रोजगारों का सृजन होगा, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का आयात घटेगा, पर्यावरण होगा स्वच्छ और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। सतत पहल, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। सक्षम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल, पीसीआरए एवं भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वकील साहब से आगे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ सतीश गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। सतीश जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मैं मैडम ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ न्याय पंचायत में बड़ा घपला हुआ है जी, और कितनी भी शिकायतें करने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई जी। क्या इस केस को कोर्ट में नहीं जा सकते? सतीश जी, अपना प्रश्न पुनः स्पष्ट करें। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, हमारे न्याय पंचायत में बहुत बड़े घोटाले करे पड़ भारत मिशन के तहत लोहिया आवास में जी, और शिकायतें करते करते हार गए, कोई सुनता नहीं है जी। तो आप इस क्या मसले में चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास गवाह भी है जी, डाल सकती है। क्या केस कर सकते हैं? देखिए सतीश जी, आपके जिला पंचायत में या किसी भी डिपार्टमेंट में जो जनहित के लिए कार्य हो रहे हैं, और जनहित के कार्य वो विकास के लिए हों या व्यक्ति विशेष के लिए हों, उनमें यदि किसी भी तरह की अनियमितता होती है तो उसकी आप लिखित शिकायत करते हैं, यानी आप कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। डीएम को कराते हैं, जिला विकास अधिकारी को कराते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री महोदय तक अपनी शिकायत को आप दर्ज करा सकते हैं। लेकिन आपके कथनानुसार आपकी शिकायत पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, तो आप न्यायालय की शरण में भी जा सकते हैं। मतलब आपका जो कथन है उसकी पुष्टि के लिए मैं आपको अपनी ओपिनियन देता हूं कि आप सिविल कोर्ट में भी जनहित याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। सीपीसी के प्रोविजंस हैं, उसमें यदि कोई जनहित से जुड़ा हुआ मामला है तो जरूरी नहीं कि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट ही आप जाएं। वैसे जनहित याचिका यानी पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष ही हो सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन आप सिविल कोर्ट में भी इस विषय को लेकर के एक वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें आप जनहित के उपशम को वर्णित करते हुए उन अधिकारियों को पक्षकार बना सकते हैं जिनके द्वारा अनियमितता की गई है, उन लोगों को पक्षकार बना सकते हैं जिनके द्वारा अनियमितता की गई है। लेकिन उसके लिए कंपलसरी ये है कि आपको जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिलाधिकारी को भी पक्षकार बनाना आवश्यक होगा, जिसमें आपको जो प्रोविजंस है सीपीसी के सेक्शन 80 सब क्लास 2 का एग्जम्पशन भी न्यायालय से प्राप्त करना होगा। यदि कोई अर्जेंसी है आपके केस में तो आप सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। आपके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, आपके साथ पूरा एक समुदाय है जो आपकी शिकायत की पुष्टि करता है, तो सबकी तरफ से एक याचिका प्रस्तुत करके रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। जी सतीश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, यदि कोर्ट कचहरी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। वकील साहब, हम चेक बाउंस होने की बात कर रहे थे और यहाँ पर आपने बताया कि सरल तरीका भी है चेक बाउंस अगर हो जाती है। अब हम बात करते हैं, क्या चेक के मामलों में कोई नया कानून भी बना है? जी, 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसमें संशोधन किया। संशोधन करते हुए उन्होंने 2 सेक्शन को ऐड किया, एक 143A और दूसरा 148। इससे पहले जो चेक डिसऑनर के मैटर्स होते थे वो बहुत लंबे समय तक चलते थे, उनका विचारण बहुत लंबे समय तक होता था, और जिसने चेक प्राप्त किए उसको रिलीफ जल्दी नहीं मिल पाता था। रीज़न ये था कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उस न्यायिक प्रक्रिया में चेक देने वाला व्यक्ति और उसके एडवोकेट लिंगरान करने का प्रोसेस करते थे। लेकिन 2018 के बाद जो अमेंडमेंट हुआ, 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रतिपादित सिद्धांत संशोधन के संबंध में दिए वो अति महत्वपूर्ण है। उसमें जीजे राजा का कृष्ण जो केस है वो लैंडमार्क केस के रूप में है। जिनी गारमेंट्स का जो केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी गाइडलाइंस दी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट केस है। साथ ही साथ तीसरा, जिस केस के माध्यम से सेक्शन 143A और 148 को डिस्क्राइब प्रॉपरली किया गया, वो सुरेंद्र सिंह का जो केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में बहुत क्लियर गाइडलाइंस दी। 2019 से पहले जो चेक डिसऑनर होने पर कंप्लेंट केस न्यायालय में चलते थे उनमें कोई भी एंट्रिम रिलीफ के प्रोविजंस नहीं होते थे। लेकिन 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ उस अमेंडमेंट के बाद सुरेंद्र सिंह के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो 2019 के बाद के जो भी चेक डिसऑनर के केस हैं
उन केस में एक्यूज अपीयर होगा। अपीयर होने के साथ ही कोर्ट उनको 20% ऑफ द अमाउंट, जो अमाउंट चेक में डिस्क्राइब है उसका 20% डिपॉजिट करने के लिए आदेश कर सकती है। ये एंट्रीम कंपनसेशन ट्रायल कोर्ट में भी मिल सकता है। ये प्रोविजंस पहले नहीं थे। साथ ही साथ जो अपीलेट कोर्ट है, जहां पर अपील चल रही है किसी भी लोअर कोर्ट के आदेश की, उस अपील के लिए भी सुरेंद्र सिंह के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया कि 148 में जो एंट्रीम कॉम्पनसेशन अपीलेट कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है वो 18 के पहले जो केस फाइल हुए हैं उन केसेस की अपील में भी दिया जा सकता है। इस संशोधन के बाद जो चेक डिसऑनर के मैटर्स हैं उनमें कमी आई है और लोग चेक दे रहे हैं तो उन्हें ये मालूम है कि उनको चेक में दी गई रकम को अब देना पड़ेगा और जल्दी देना पड़ेगा, क्योंकि न्यायालय से सम्मन जाने के बाद जो कोर्ट का एंट्रीम कंपनसेशन देने का प्रोविजन 143A और 148 में हो गया, उसके अकॉर्डिंग 20% तो तुरंत अपीयरेंस देने के बाद जमा करना पड़ता है। तो जो परिवाद प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति है उसको 20% मिल जाता है, तो उसको एक राहत मिलती है। ये कानून में एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन हुआ जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस दी हैं। जी वकील साहब, दीवानी प्रकृति के मुकदमों का निस्तारण जल्द कैसे हो सकता है? देखिए, दीवानी प्रकृति के जो मामले हैं उनका विचारण CPC सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत न्यायालय में विरचित होता है, ट्रायल चलता है। अब जब भी कोई किसी रिलीफ को लेने के लिए ऑनरेबल कोर्ट में अपना केस फाइल करते हैं यानी वाद प्रस्तुत करते हैं, तो उस वाद के जो कंटेंट्स हैं उन कंटेंट्स को प्रॉपरली डिस्क्राइब किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उसमें कॉज ऑफ एक्शन, ज्यूरिसडिक्शन, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और अपूर्णीय क्षति, इन सबको बहुत गहनता से अवलोकित करना चाहिए जी। ये सब जब होते हैं तभी किसी केस के ट्रायल चलने का न्यायालय को कॉग्निजेंस लेने का राइट मिल जाता है और न्यायालय उसमें सेकंड पार्टी को यानी जो डिफेंडेंट्स होंगे, जो प्रतिवादी होंगे, उनको समन करने का अधिकार मिल जाता है। अब CPC के जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस के अंतर्गत वाद प्रस्तुत करने के बाद जो वाद प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति हैं, यदि उसमें त्वरित न्याय लेने के लिए कोई रिलीफ सीख किया है तब तो उनके द्वारा स्ट्रॉन्ग परसुएंस की जाती है और फास्ट परसुएंस की जाती है। और यदि कोई त्वरित उनको उपशम नहीं चाहिए यानी फास्ट रिलीफ नहीं चाहिए, तो फिर ऐसी स्थिति में जो केस की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में वो भी शिथिलता बरत देते हैं। यानी आसानी से केस चल रहा है, सम्मन जा रहा है, 2 बार सम्मन गया, 3 बार सम्मन गया, फिर पब्लिकेशन हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को वो अपने कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वाद प्रस्तुत करने के बाद यदि वाद साधारण प्रकृति का है यानी उद्घोषणा का है, तब भी उसी शिद्दत से उसकी परसुएंस करनी चाहिए जिस शिद्दत के साथ आप निषेधाज्ञा के वाद के लिए आप परसुएंस करते हैं, एडवोकेट करते हैं। अब जो वाद प्रस्तुत किया गया उस वाद में जवाब दावा, अब CPC के जो अमेंडमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग 60 डेज से 90 डेज के अंदर ही रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट को अपीयरेंस के बाद फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी हो गया है। जो WS आएगा, रिटन स्टेटमेंट आएगा, उसका जो रिप्लाई प्लेंटिफ यानी वादी को देना है उसको भी त्वरित रिप्लाई दे देना चाहिए। रिप्लाई देने के साथ ही यदि कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन केस में है तो उस मिसलेनियस एप्लीकेशन का निस्तारण भी इसी बीच में एप्लीकेशन देके प्लेंटिफ द्वारा कराया जा सकता है। जैसे ही रिटन स्टेटमेंट और उसका रिप्लाई आ गया, उसके बाद कोर्ट में प्रोसेस जो है उस प्रोसेस को सपोर्ट करते हुए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को इशूज़ बनवा देने चाहिए। इशूज़ बनवाने में डिफेंडेंट्स थोड़ा सा डिले करते हैं, वो एडिशनल इशू को पहले डिसाइड कराने की बात करेंगे या ऑर्डर 7 रूल 11 की बात करेंगे कि क्षेत्राधिकार ही न्यायालय के समक्ष इस बात के चलने का नहीं बनता है। इस तरह की जो भी मिसलेनियस एप्लीकेशन आए उन एप्लीकेशनों का त्वरित निस्तारण न्यायालय के द्वारा कराया जाना चाहिए और इसके बाद इशूज़ बनते ही एविडेंस जो प्लेंटिफ को देनी है और जो
एविडेंस डिफेंडेंट को देनी, यानी पीडब्ल्यू को और डीडब्ल्यू को, दोनों एविडेंसेस को प्रॉपरली न्यायालय के समक्ष जल्दी से जल्दी प्रेजेंट करना चाहिए। तो जब इशूज़ बन गए, इशूज़ में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो उन सारे इशूज़ पे एविडेंस समन कर ली गई, एविडेंस प्लेंटिफ की और डिफेंडेंट्स की न्यायालय के समक्ष आ गई, तो फिर फाइनल आर्गूमेंट होता है और आर्गूमेंट होने के बाद जजमेंट होता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो सीपीसी के प्रोविजंस हैं उनको अगर प्रॉपर फॉलो किया जाए तो निश्चित रूप से केस में अब विलंबता नहीं होती है, अब केस को जल्दी से जल्दी निस्तारित कराया जा सकता है। जी बिल्कुल वकील साहब, और ये बात हो गई चेक बाउंस को लेकर, क्या कुछ कानून है, आपने तमाम जानकारी दी। उम्मीद है कि दर्शकों को ये तमाम जानकारियां पसंद भी आई होंगी और आगे वो अपने जीवन में इसको लागू भी कर पाएंगे। महिला के से जुड़े कानून के बारे में हम लगातार बात करते हैं, तो महिलाओं से जुड़े जो कानून हैं उन पर भी कुछ प्रश्न हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यदि महिला को भरण पोषण किस कानून के अंतर्गत मिल सकता है, भरण पोषण यदि चाहिए हो तो? देखिए, कोई भी विवाहित महिला यदि अपने जीवन यापन के लिए भरण पोषण चाहती हैं, भरण पोषण के लिए एक सर्टेन अमाउंट चाहती हैं, तो उनको जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को फॉलो करना होगा। अर्थात जो 125 सीआरपीसी के प्रोविजंस हैं उसमें कंप्लेंट केस फाइल करने के अधिकार है। साथ ही साथ हिंदू मैरिज एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग भी वो कंपनसेशन और मेंटेनेंस की बात कर सकती हैं। अभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस में भी जो घरेलू महिला हैं, जो हिंसा से प्रताड़ित हैं और जिनको अपने भरण पोषण के लिए राशि पति द्वारा या ससुराली जन द्वारा नहीं प्राप्त हो रही है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत जो परिवाद प्रस्तुत करेंगे उस परिवाद के माध्यम से भी वो अंतरिम भरण पोषण की राशि प्राप्त कर सकते हैं। अब जो राशि प्राप्त होगी उस राशि को प्राप्त करने का क्या नियम है, वो नियम जानना दर्शकों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घरेलू हिंसा के मामलात इधर बहुत ज़्यादा बढ़े और जो केसेस हैं उन केसेस को बहुतायत न्यायालय के समझ विचारणा के लिए देखा गया आते हुए। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं के पास यदि स्वरोजगार है तो उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनकी अपने इनकम के मीडियम होते हैं, माध्यम होते हैं, उस माध्यम से वो अपनी इनकम को करते हैं और अपना जीविकोपार्जन और जीवन यापन दोनों कर सकते हैं। लेकिन यदि महिला का कोई भी इनकम का जरिया नहीं है, ना ही उसको ससुराल से सपोर्ट मिलता है और ना ही उसको मायके से सपोर्ट मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उसको अपने पति से भरण पोषण लेने का पूर्ण वैधानिक अधिकार है, जिसको कानून में प्रेस्क्राइब किया गया है। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, ऑलमोस्ट सभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने अपने प्रतिपादित सिद्धांतों में महिलाओं का संवैधानिक अधिकार बताते हुए, यहाँ पर जो हम समानता की बात करते हैं, आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो पुरुष और महिला अगर समान हैं तो उनको जीवन यापन करने का आर्टिकल 21 का बेनिफिट मिलना चाहिए, आर्टिकल 19 का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो महिला है उसको अपने जीविकोपार्जन के लिए भरण पोषण की राशि को भी प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है। और इस सिचुएशन में आज जो अमेंडेड बहुत सारे लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग महिलाओं को भरण पोषण की राशि न्यायालय तुरंत प्रदान करने के आदेश करती है, और अगर फाइनल डिसीजन होने में विलंबता है तो न्यायालय को पूर्ण या क्षेत्राधिकार और विवेकाधिकार है कि वो अंतरिम भरण पोषण की राशि को निर्धारित कर दें जो महिला या उसके बच्चे को भरण पोषण के लिए प्राप्त हो सकती है। जी धर्मेंद्र जी, क्या परमानेंट एलिमनी देने के बावजूद भी भरण पोषण की रकम दी जाती है? देखिए, जो परमानेंट एलिमनी देने के प्रोविजंस हैं जी, किसी पति और पत्नी के बीच का जो विवाद है, उस विवाद में पति ने पत्नी को ये प्रपोजल दिया कि हम आपस में मिल के एक साथ हम नहीं रह सकते हैं और हमको तलाक आपस में कर लेना चाहिए, यानी हम लोग सेपरेट हो जाएं। हम लोगों का जो विवाह हुआ है वो विवाह सेक्शन 13 के अंतर्गत डिक्री होकर के हम लोगों का तलाक का आदेश पारित हो जाए, या सेपरेशन का आदेश पारित हो सेक्शन 10 में, या सेक्शन 12 में जो जुडिशियल सेपरेशन यानी जो विवाह इलीगल है उसको शून्य करने की बात हो। तो ये सारे सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर है उसमें यदि पति और पत्नी या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग अपने आप को अलग करना चाहते हैं
तो निश्चित रूप से उनको अपने आप को अलग करने का अधिकार एक्ट में प्रोवाइडेड है। अब प्रश्न यहाँ पर आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि परमानेंट एलिमनी अगर दे दी गई तो क्या आगे मेंटेनेंस दिया जाएगा। जो विधि व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार परमानेंट एलिमनी इस बात के लिए दी जाती है कि आपको उदाहरण के तौर पे प्रतिमाह न्यायालय द्वारा आदेश किया गया कि 2000 रुपये महिला को उसके भरण पोषण के लिए पति द्वारा प्रदान किए जाएंगे, और पति का ये प्रस्ताव है कि मैं प्रत्येक माह 2000 रुपये अदा नहीं कर पाऊंगा, न्यायालय कृपया एक अमाउंट फिक्स कर दे जो अमाउंट मैं अपनी पत्नी को उसके जीवन यापन के लिए दे सकूं। न्यायालय परमानेंट एलिमनी के लिए आदेश पारित कर सकती है। उसमें यदि एक मुश्त 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख जो भी जिसके लिए आदेश हुआ है उसको यदि एक मुश्त प्रदान कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में फिर आगे मेंटेनेंस या एंट्री मेंटेनेंस का कोई भी क्वेश्चन मार्क महिला की तरफ से, पत्नी की तरफ से रेज नहीं किया सकता है, यानी उनको न्यायालय के समक्ष फिर एंट्री मेंटेनेंस लेने का अधिकार नहीं मिलता है यदि उन्होंने परमानेंट एलिमनी को प्राप्त कर लिया है। धर्मेंद्र जी, अगर पति के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवा दिया जाता है तो क्या जो पति है वो उसके बाद पत्नी पर झूठा मुकदमा लिखवाने के खिलाफ कार्रवाई करवा सकता है? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उसमें प्रताड़ना का जो प्रताड़ित किए जाने का जो प्रश्न है वो यदि महिला के लिए है तो वो पुरुष के लिए भी है जी। महिला को प्रताड़ित किया गया तो महिला की तरफ से सेक्शन 12, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20, 21 के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए रिलीफ सीख करके न्यायालय के समक्ष परिवार प्रस्तुत किया सकता है। लेकिन यदि पुरुष प्रताड़ित है तो जो विधि व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार पुरुष को भी अपनी पत्नी के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने का अधिकार सुनिश्चित होता है, यानी पति भी अब कार्रवाई पत्नी के खिलाफ कर सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे एपिसोड थे उन एपिसोड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पहले आए कि पत्नी ने पति के रहते हुए दूसरा विवाह कर लिया, दूसरा विवाह करने के बाद तीसरा विवाह कर लिया, तो ये निश्चित रूप से एक सामाजिक और मानसिक प्रताड़ना का ही मामला है। और ऐसी स्थिति में जो दूसरा विवाह किया बिना तलाक के वो तो शून्य है ही, तीसरा विवाह कर लिया वो भी आपराधिक कृत्य में आ गया और दूसरा विवाह भी आपराधिक कृत्य में आ गया, जिसमें मैंने पूर्व में उन दर्शक को ये सलाह दी थी कि आप 494 आईपीसी के अंतर्गत केस फाइल करते हुए उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स करें। तो निश्चित रूप से यहाँ इस उदाहरण के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पुरुष भी अगर प्रताड़ित हो रहा है तो उसको लीगल रेमेडी न्यायालय के द्वारा मिल सकती है। साथ ही साथ जो पति है, कई केसेस में पत्नी घर का सामान लेकर के विवाद करते हुए चली जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में घर की जो जिम्मेदारियां, घर के जो ऑर्नामेंट्स हैं, घर के जो सामान है, उन सब सामानों पर एकाधिकार पत्नी का नहीं होता है। कुछ पत्नी के होते हैं, कुछ पत्नी के सास के यानी पति की माँ के भी होते हैं, कुछ संयुक्त परिवार के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि वो सारा सामान, सारे ऑर्नामेंट्स और सब कुछ लेके अपने मायके चली जाती हैं तो निश्चित रूप से पति को अपनी पत्नी के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार है, धारा 406 आईपीसी के अंतर्गत। इसी प्रकार यदि पति की जो माँ यानी पत्नी की जो सास हैं, उनका सामान, उनके जो जेवरात, उनका जो स्त्री धन था वो उनकी बहू लेकर के अपने मायके चली जाती है बिना किसी कारण के, बिना किसी सूचना के, तो ऐसी स्थिति में सास की तरफ से भी अपनी बहू के खिलाफ कंप्लेंट केस या स्टेट केस दर्ज कराया सकता है कि मेरा ये ऑर्नामेंट मेरी बहू द्वारा ऐसे ऐसे बिना मेरी जानकारी के ले जाया गया है और ले जाने के बाद उसको उनके द्वारा रख लिया गया है। वहाँ पर भी सेक्शन 406 आईपीसी के अंतर्गत परिवाद हो सकता है। जी धर्मेंद्र जी, ऐसे कई मामले हमने देखे हैं जहां पर सिर्फ पति हिंसक होता है, पति पत्नी के साथ मारपीट करता है, लेकिन मुकदमा कई बार पत्नी पूरे परिवार के खिलाफ लिखा देती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए परिवार को? देखिए, जो परिवार है उस परिवार में यदि संयुक्त रूप से वो परिवार रह रहा है तो प्रताड़ना किसी भी महिला को मिल रही है तो उसके लिए जिम्मेदार सभी लोग हैं। लेकिन मैं एक दो केसेस का एग्जाम्पल अभी देना चाहूँगा जिसमें
पति अपनी पत्नी को विवाह के 15 दिन के बाद पति अपनी पत्नी को लेके एक अलग स्थान पे किराए का घर लेकर रहने लगे। वहां पर पति पत्नी निवास कर रहे हैं, उनका अपना सेपरेट लाइफ स्टाइल है और सेपरेट हो रहे हैं। वहां उनके बीच में अगर कोई विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में उस विवाद में पत्नी परिवार के अन्य जनों के खिलाफ यानी सास ससुर नंद नंदोई जिनको भी सामान्य तौर पर इस तरह के केसेस में एक्यूज या पक्षकार बना दिया जाता है, उन सबके खिलाफ केस करती हैं तो उस केस की रेलेवेंसी नहीं होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रतिपादित सिद्धांत में स्पष्ट किया कि जब वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी उस केस की पुष्टि की थी कि जब पति पत्नी विवाह के बाद एक अन्य स्थान पर रह रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनके अन्य परिवार के जो लोग हैं, सास ससुर देवर देवरानी नंद नंदोई कोई भी परिवार का अन्य है, उनको यदि किसी क्रिमिनल केस में 498A की बात करते हुए या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में या अदर क्रिमिनल केसेस में कहीं भी इम्प्लीट कर दिया गया है तो वो गलत किया गया है, क्योंकि वहाँ तो पति और उसके पति के परिवार के लोग तो अलग अलग रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दहेज की मांग करना, प्रताड़ित किए जाना या इस तरह के किसी विषय का कोई भी मतलब नहीं होता है। और वहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने जो फैमिली के दूसरे लोगों को एक्यूज बनाया गया था क्रिमिनल केस में, उनके नाम को डिलीट करने का ऑर्डर पास किया था। धर्मेंद्र जी, अभी आपने दहेज का भी नाम लिया, जिस तरीके से ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं। हम लगातार महिलाओं के कानूनों की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष भी आजकल इस श्रेणी में आ गए हैं। तो कई बार क्या होता है कि पत्नियां क्या करती हैं, दहेज उत्पीड़न का मुकदमा अक्सर पतियों पर लगा दिया जाता है या पूरे परिवार पर लगा दिया जाता है। उसके बाद काफ़ी पति पक्ष जो होता है वो काफ़ी परेशान होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इसका मैं जवाब आपसे लूँगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। ब्रजलाल जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। अजय भाई गाँव में सुविधा नहीं है। ब्रजलाल जी, सबसे पहले तो अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आ सके। जी हमारे गाँव में सुविधा नहीं है। ब्रजलाल जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है हम तक। आ रही है ना? हाँ जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। पूछ रहे हैं, हमारे गांव में सुविधा नहीं है। हेलो जी, ब्रजलाल जी, अपना प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछे ताकि हमको आपकी बात तो समझ में आए। अभी तो हमारे गांव में सुविधा नहीं है, हमारे चोलिया गांव में। अपना प्रश्न पूछिए। अपना ही पूछ रहा हूँ मेरे। हेलो, लगता है ब्रजलाल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना जवाब। जी, आपने 498A के बारे में यानी दहेज की मांग करने पर किसी भी पति और उसके परिवारजन के खिलाफ जो केस दर्ज होता है उसके बारे में प्रश्न किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पर बहुत क्लियर गाइडलाइंस दी और ये कहा कि यदि पति का संयुक्त परिवार है तो जिम्मेदारी परिवार के लोगों की हो सकती है, लेकिन यदि पति अलग रह रहा है अपनी पत्नी को लेकर और वहाँ कोई घरेलू हिंसा से संबंधित विवाद होता है या दहेज की मांग और प्रताड़ना संबंधित कोई विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में परिवार के अन्य लोगों को एक्यूज्ड बनाया जाना न्याय संगत नहीं है। और इस विषय को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बाकी परिवार के लोगों के नाम को डिलीट करने के डायरेक्टिव्स दिए। अब दहेज की मांग और डोमेस्टिक वायलेंस के जो मैटर्स हैं ये बहुतायत में न्यायालय में देखने को मिलते हैं। इनके नेचर के जो केसेस हैं उन केसेस की बहुतायत हो गई है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की महत्वाकांक्षाएं इस विषय पर प्रभावी हैं और दोनों पक्षों यानी पति और पत्नी के बीच का जो सामंजस्य बनना चाहिए वो सामंजस्य नहीं बन पाता है। परिणामतः आपस में जो विवाद होता है वो विवाद दहेज की मांग और प्रताड़ना तक पहुंच जाता है और उसकी परिणति क्या होती है? उसकी परिणति होती है वाद, परिवाद और केस के रजिस्टर्ड होने के लिए। तो सामान्य तौर पर यदि सामाजिकता निभाते हुए सामंजस्य बनाकर पति और पत्नी द्वारा जीवन यापन किया जाए तो निश्चित रूप से
दहेज की मांग और डोमेस्टिक वायलेंस के जो मैटर्स हैं उनमें कमी आ सकती है। जी धर्मेश जी, बिल्कुल, और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल वकील आपका में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।